जय हिंद मित्रों। अभी 11 जुलाई को, जो कि विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उस दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021-30 प्रस्तुत किया है, 2021 से 2030 तक के लिए, जिसे हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के नाम से भी जानते हैं। वस्तु अगर देखा जाए तो भारत तेज़ी से दुनिया का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनता जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक मामले में हम जल्दी ही चीन को पिछाड़ने वाले हैं, और वो है जनसंख्या का मामला। फिर भी जो इतनी बड़ी उपलब्धि हम हासिल करने जा रहे हैं, इसके बावजूद जो ये विधेयक लाया गया, इसकी बड़ी आलोचना भी हो रही है कई सारे फील्ड से। और उनमें जो तथाकथित सेकुलर जमात है, जिसको आप जानते हैं, बड़े अच्छे से समझते हैं और धीरे धीरे बेनकाब भी हो रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा चिंतित है। उनको लगता है कि किसी खास समुदाय के खिलाफ इसे टारगेट किया गया है। जो तुष्टीकरण की नीति राजनीतिक क्षेत्र में हमारे देश में चल रही है, और जिसने न केवल विभाजन को जन्म दिया, बल्कि विभाजन के समय एक बहुत बड़े अन्याय को जन्म दिया, वो अन्याय दिनों दिन इस देश में आगे भी बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कई तरह के जिहाद चले। पहला एक जिहाद चला जिसमें भारत का विभाजन हुआ। दूसरा जिहाद जनसंख्या जिहाद चल रहा है इस देश में, जिसमें आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाने को लेकर के नारे लगाए जाते हैं। हमेशा इस्लाम खतरे में आ जाता है। और अगर आप डाटा देखेंगे तो 1941 में, यानी विभाजन के पहले का जो सेंसस है, 1941 का जनगणना, 10 वर्षीय जनगणना अपने देश में होती है, उसमें जो 1941 की जनगणना है, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 24.08%, यानी 24.08% थी। विभाजन के बाद ये जनसंख्या जो हुई, मुस्लिम पॉपुलेशन जो भारत में बची, 9.8%, 9.8% रही। और अभी आप देखें तो ये 14.61% हो चुकी है। फिर भी इस्लाम खतरे में है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस्लाम पर हमला माना जा रहा है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि हम थोड़ा सा इस जो बिल है, इस बिल को हम अच्छे से समझें, और जो इस देश में तुष्टीकरण की नीति चल रही है, जिसके आधार पर लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस देश को, खास करके जो हमारा जो एक विरासत है इस देश की सांस्कृतिक, उसको गर्त में ढकेलने की जो कोशिश हो रही है, जनसंख्या में एक असंतुलन पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसका हमें विरोध करना चाहिए। और हम विरोध के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि जो ऐसे लोग इस प्रकार की नीति का विरोध करते हैं, हम उनका विरोध करने खड़े हुए हैं, और जनसंख्या विधेयक जो है हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि आपको पता होगा कि अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार का विधेयक लाई है, वैसा ही विधेयक, कुछ उससे मिलता जुलता विधेयक पार्लियामेंट में भी, अपने संसद में भी विचाराधीन आने वाला है। एक राकेश सिन्हा जी का विधेयक है, जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में प्रस्तुत किया है। और प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है या विधेयक होता है जिसमें जो मंत्री के अलावा जो सदस्य हैं संसद के, वो विधेयक प्रस्तुत करते हैं। तो एक विधेयक इधर आप देखेंगे पार्लियामेंट में लाया गया, राज्यसभा में, जो कि प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में राकेश सिन्हा जी के द्वारा लाया गया। और दूसरा ऐसे विधेयक लोकसभा में 2 माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया गया है। एक रवि किशन जी जो गोरखपुर के सांसद हैं, और एक किरोली लाल मीना जी हैं। इन दोनों का भी विधेयक इसी मॉडल पर आया हुआ है। तो इस तरह हम लोग देखें कि एक राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार का विधेयक लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा ही कहा जाए विलंब से आया, ये और पहले आना चाहिए था, लेकिन स्वागत योग्य है। देर आए दुरुस्त आए। ये इस नाते भी जरूरी था कि एक तरफ जो जनसंख्या में हो रहा बदलाव है, डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है, एक विभाजन के पश्चात जो चेंज हुआ था, उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से धर्म विशेष के लोगों ने, और मैं खुल करके कहूँ मुसलमानों ने, अपनी जनसंख्या में जानबूझ करके वृद्धि की है।
आप पाकिस्तान बांग्लादेश में देखेंगे तो वो रेट आपको नहीं मिलेगी। जो ग्रोथ रेट यहाँ पर है, जो जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर है, ये सोची समझी रणनीति के तहत है। और आप जैसा कि जानते हैं, बंगाल में भी हाल में देखा होगा कि तुष्टीकरण की नीति चलाने वाले किस तरह से उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी को आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मतलब सहर्ष स्वागत किया जा रहा है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही, बहुत अच्छी बात है। और ये भी बार बार कहा जा रहा है 2050 के पहले ही हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि सरकार हमारी बनेगी, हमें किसी को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। और अगर इसमें शांत बैठे रहेंगे, सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, ऐसी नीतियों का समर्थन नहीं करेंगे, तो भविष्य खतरे में पड़ने जा रहा है। मैं ये नहीं डरा रहा हूँ कि हिंदुइज्म खतरे में है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस खतरे को महसूस करिए, बहुत अच्छे से महसूस करिए। क्योंकि इसके लिए मैं डाटा आपके सामने कुछ रखूँगा। जो पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन आप देखेंगे 1951 में 84% है और ये घटते हुए 78% पर आ गई है। तो 84% से हम 6% डिक्रीज कर रहे हैं। अब भाई बहुत महान है यहाँ पर कुछ लोग कि जिनको कोई चिंता ही नहीं होती है, जिनको ये चीज़ दिखता ही नहीं है, और अगर आप दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपकी आलोचना होती है। तो ऐसे लोगों को धता बताने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को धकेलने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ही जो सोचते हैं कि एक सनातन परंपरा जो है, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी और धर्म के लोगों को यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित देश है और सत्य जो सनातन परंपरा है हमारी, जो दुनिया की सबसे पुराने धर्म की परंपरा है, उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें सभी धर्मों को बहुत ही सम्मान दिया गया। जब हम दुनिया में राज्य करने की हैसियत रखते थे तो हमने तो तलवारें लेकर कहीं धर्मांतरण नहीं कराया, कहीं धर्म प्रचार नहीं किया, जबकि हम कर सकते थे क्योंकि हमारी परंपरा में वो नहीं है। और यहाँ आप देखते हैं कितने प्रकार के जिहाद किए जाते हैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे थे कि हम 84% से 78 पहुँच गए, 6% हम घटे हैं और ये 6% बढ़ रहे हैं, फिर भी ये संकट में है। मैं इसी चीज़ को उजागर करने के लिए, और ये जो तथाकथित सेकुलर हैं जिनको भर्त्सना करूं, जिनकी आलोचना करूं, वो कम ही होगा। और इसके पीछे कारण ये है कि जो बहुसंख्यक समाज है वो मौन है। क्यों मौन है? आप कब तक मौन रहेंगे? इतना बड़ा महादेश बट गया। आपकी जो सनातनी परंपरा है वो आप देखिए, अफगानिस्तान का जो हिंदू कुश पर्वत का नाम ही उन्होंने डाल दिया कि जहाँ हिंदुओं को मारा जाए, वध किया जाए। पढ़िए नाम आप, हिंदू कुश का मतलब देखिए आप क्या मिलता है आपको। वहाँ तक हमारी सांस्कृतिक जो हमारी सीमा जो दिखाई देती है, वहाँ तक हम लोग थे। और बहुत लंबे समय तक अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था। हमने अफगानिस्तान खोया, वहाँ पर ख़त्म हुई हमारी संस्कृति। पाकिस्तान हमने खोया, ईस्ट और वेस्ट जो अभी बांग्लादेश है, इतना बड़ा इलाका हम खो चुके हैं, जो कि हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र का, हमारे धार्मिक क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा था। और आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ है। हमारे लोग ख़त्म कर दिए गए। सिंधु घाटी सभ्यता से भी अगर हम लोग देखें जोड़ करके, तो लगभग 8000 साल का हमारा ज्ञात इतिहास है, 8000 सालों का। और ये अभी 620-22 के बाद में दुनिया में प्रसारित होना शुरू किए हैं। बेसिकली 610 में इस्लाम आया है, लेकिन प्रसार कहाँ था? पहले अरब में था। और आप देखिए आज पूरी तरीके से किस तरह से होते जा रहा है सब। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा धर्म से विरोध नहीं है, लेकिन धर्म में जो वाद है मैं उसका विरोधी हूँ। और ये वाद क्या कहता है? ये वाद इस विचारधारा से प्रेरित है, किसी और को जीने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे कुरान पढ़ो, चाहे हदीस पढ़ो, उसमें आपको ये सारी बातें मिलेंगी और पढ़ना भी चाहिए आपको। और जो इस विचारधारा के हैं उनके विरुद्ध हमें संगठित होना चाहिए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। दुनिया का एकमात्र धर्म ग्रंथ है जिसमें साफ साफ कहा गया है, काफिरों को मारो, यहूदियों को मारो। तो या तो आप मरने के लिए तैयार रहिए, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उनको संकट में छोड़ दीजिए, या तो अपने आप को संगठित करिए आप। और आप न्याय की मांग करने जा रहे हैं। जब 1947 में 1947 में विभाजन हुआ था तो क्यों नहीं जनसंख्या का अंतरण किया गया? बांग्लादेश और पाकिस्तान से जनसंख्या का लगभग पूर्ण अंतरण हो गया। और आप जानते होंगे जो लोग वहाँ रह गए थे, बहुत सद्भाव वाले, बहुत अच्छी भावना लेकर के, उनका हश्र क्या हुआ? अभी आप देख रहे हो CAA लाना पड़ा, उसका कितना विरोध हुआ इस देश में, और उन्हीं के नाते लाना पड़ा था, इन्हीं के नाते कि उन्होंने वहाँ प्रताड़ित किया, धार्मिक रूप से उत्पीड़ित किया। आज भी रोज़ आप सुन रहे होंगे
कि हिंदुओं की लड़कियों को कैसे बलात् धर्मांतरण कराया जाता है। अभी रोज़ न्यूज़ आ रहा, BBC पर आप उठा करके देख लीजिए। हम आंखें बंद किए, कानों में रुई ठूसे बैठे हुए हैं। अगर ऐसे बैठे रहे तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ़ नहीं करने जा रही। पीछे जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का वक्त आ गया है, बहुत वक्त हमने गुजार दिया है। अब आगे हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। क्या ये जुर्म सितम आप बर्दाश्त करते जाएंगे? क्या जो अन्याय हुआ, अब आप देखिए, मैं आपको डाटा देता हूँ, 1941 में लगभग 9 करोड़ के आसपास थे और आज कितने हो गए? 20 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। तब 24% थे, 14% हो चुके हैं। और 24% में से गए कितने? 24% में गए कितने? आधे से थोड़ा ज़्यादा ही गए हैं। और इस देश का 30% क्षेत्रफल लेकर के गए। 25% थे। देखिए कितना बड़ा अन्याय है। 25% पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की, विभाजन हुआ, 30% क्षेत्रफल मिला भारत का, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान का क्षेत्रफल जोड़ लीजिए, लगभग 30% क्षेत्रफल मिला। और उस 25% में 24 जो मैं बताया 0.8% थे, इसमें से 10% से, मतलब आप टोटल पॉपुलेशन में देख रहे हैं 9.8% यहीं पर रुके रह गए ही नहीं। ये 10% से ऊपर हो रहा था, लगभग यहीं रह गए भारत में। आप सोचिए समझी रणनीति कितनी बड़ी है। यही जो आपका अलीगढ़ का इलाका है या आपका कलकत्ता का इलाका है, जहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन चला था पाकिस्तान को बनाने के लिए, उस इलाके से कितने गए? जबकि आप देखिए सिंध, जहाँ पर हमारे 60% के आसपास हिंदू थे, इसी लाहौर शहर में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र हुआ करता था, जहाँ पर आप देखेंगे लगभग 56% हिंदू थे। वो नालायक जो वो क्या नाम है उसका, अंग्रेज था, जिसने रेडक्लिफ, जिसने लाइन डिवाइड की, जब वो विभाजन करने लगा, वकील था वहाँ का इंग्लैंड का, वो कभी नहीं भारत की यात्रा किया था और उसको बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया भारत बंटवारे के लिए। जब वो बंटवारा करने बैठा तो उसे लगा कि ये लाहौर का ज़िला जो है भारत में दे देते हैं जनसंख्या के हिसाब से। 56% जनसंख्या हिंदू थी। आप पढ़िए, पंजाबियत का गढ़ था वो, असली पंजाब तो चला गया, उधर चला गया। रूरल एरिया वाला जो लाहौर है उसमें 65% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन थी। लेकिन जो शहरी इलाका है लाहौर का, उसमें 56% पॉपुलेशन, और आप जानते हैं लाहौर हमारे बॉर्डर से लगा हुआ, अमृतसर से, समझ रहे हैं ना। इसमें 56% पॉपुलेशन हिंदुओं की थी। बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी CAA NRC का जब विरोध कर रहे थे ये लोग, तो जिस भगत सिंह का फोटो लगा करके वहाँ बैठी हुई थी आंटी लोग, दादी लोग, उनको आप देखिए, पूछते उनसे कि ये कहाँ पैदा हुआ था, आज इसका परिवार कहाँ है, इसके वंशज कहाँ हैं, तब आपको हकीकत समझ में आती। भगत सिंह को आप जानते होंगे, पंजाबी थे, पंजाब का वो हिस्सा जो अभी पाकिस्तान में, वहाँ पैदा हुए थे। और अब मैं क्या कहूँ उस पर, शहादत दिया उन्होंने, लेकिन उनका परिवार उजाड़ा गया वहाँ से। आज पाकिस्तान में भी भगत सिंह को शहीद के रूप में मानते हैं, लेकिन आप देखिए उनके परिवार को स्थान नहीं मिला। प्राण बचा करके वो लोग भाग करके आए भारत में, रिफ्यूजी बना दिए गए, अपनी ही भूमि में लोग रिफ्यूजी बनाए गए। और आप देख सकते हैं, आज भी आप देख रहे होंगे कितने लोग रिफ्यूजी की तरह से भाग करके आते हैं, उनका हश्र क्या होता है। क्या आप भी वही बनना चाहते हैं? जिस टाइप का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा, जननांकीय परिवर्तन हो रहा, आप देखिए बंगाल में भी क्या हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको रोहिंग्या पर बनाने वाला हूं कि आप देखिएगा कि कितने तरीके का अत्याचार हो रहे हैं। 5 करोड़ रोहिंग्या आ चुके हैं इस देश में, 5 करोड़ रोहिंग्या। तो ये जो बड़ा वो हो रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा, अपने देश में तो कोई भी मुठाई चलाए, घुस जाए। बड़ा अजीब टाइप का देश बना दिया हमने। वोट बैंक की राजनीति पर हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये बात कर रहा था, भगत सिंह का हश्र क्या हुआ, भगत सिंह के परिवार का। उनका तो चलो शहीद हो गए, लेकिन उनके परिवार का क्या हुआ। और खुदा ना खास्ता अगर वो बच गए होते, क्या कर लेते वो। भगत सिंह अगर बचे होते 1947 में जब देश का विभाजन हो रहा था, तो वो भी रोते बिलखते अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके अपने परिवार की बड़ी मुश्किल से रक्षा करके देश भाग करके आए होते। यहूदियों का हश्र देख चुके हैं, उनका इतिहास पढ़िए, कभी मौका मिला मैं वीडियो डालूंगा, यहूदियों की स्थिति क्या हुई, कितना अन्याय हुआ है उन पर। समझिए इस चीज़ को। दुनिया में आप यहूदियों जैसे ही एक समाज है, बहुत पुराने हैं यहूदी, इस्लाम और ईसाइयत से भी बहुत पुराने हैं। और आप देखिए उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, कितने दर दर की ठोकरें खाई। हमारे साथ भी वही हुआ, 1000 साल गुलाम रहे, आज तक हम नहीं चेते। अभी
और सबसे बड़ी बाधा जो इसमें है वो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, जो खानदानी विरासत को लेकर के जो यहाँ राज सत्ताएँ चल रही हैं, परिवारवादी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो हमें लोकतंत्र मानता ही नहीं है ही नहीं है। कभी हम लोकतंत्र पर भी चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र है कहाँ यहाँ पर। यहाँ तो परिवारवादी व्यवस्था चल रही पूरी। आप ले लीजिए, 2-4 स्टेट ले लीजिए, केंद्र ले लीजिए। सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी यहाँ की रही पहले कभी, उसने जो 70 साल रूल किया, आप देखिए उस पार्टी की मालकिन है एक, देख रहे होंगे मालकिन का रवैया कैसा है। उनका एक बच्चा जो अपने आप को युवराज समझता है, मतलब कोई मेंटल उसका वो नहीं है कि एक साउंड मेंटल हो कंडीशन हो जो देश को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, कोई एक नेतृत्व की क्षमता हो जो देश चलाने के लिए आवश्यक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है, भाषण देता तो बोलता है आपको हमने ये दिया ये दिया ये दिया, गिनाते रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं और से ले आकर के हमें दे रहा है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, और जो हमारी राष्ट्रनीति का उद्देश्य होगा आगे, हम कभी उस पर डिटेल आपसे चर्चा भी करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इस राजनीति ने बहुत नुकसान किया है। तो जो भी राष्ट्रवादी तत्व हैं, जो राष्ट्र को आगे रखते हैं, उनको उठ करके वोकल होने की ज़रूरत है, उनको मुखर होने की ज़रूरत है। बोलें, अपने हितों के लिए संघर्ष करें, केवल बोलना नहीं, संघर्ष भी करें। और जिस भी तरीके से बन पड़ता है, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के रक्षा के लिए हमें तत्परता से ऐसी नीतियों का समर्थन करना चाहिए जो हमारे लिए सुटेबल हैं, जो पूरे भारत राष्ट्र के लिए उचित हैं, और उन तमाम नीतियों का, उन तमाम वादों का विरोध करना चाहिए जो हमारे राष्ट्र नीति के विरुद्ध जा रहे हैं। तो राष्ट्र नीति का मतलब ये हुआ कि राष्ट्र को हम सबसे आगे रख करके देखेंगे। बहरहाल मैं संक्षिप्त में थोड़ी सी बात रखूं इस पर कि ये जनसंख्या विधेयक जो है इस नाते भी ज़रूरी था। जनसंख्या की वृद्धि इतनी बेतहाशा हुई इस देश में, आप देख रहे हैं। देश के विभाजन के समय 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या, और ये जनसंख्या बढ़ते हुए 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। संसाधन तो उतने ही हैं। हाँ, अब अगर आप विभाजन के पहले देखिएगा तो पाकिस्तान बांग्लादेश भी इसी में था, इलाका हमारा बड़ा था। विभाजन के बाद आपने देखा कि लगभग 15-18% पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र हुआ, 30% क्षेत्र भी चला गया हमारा। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति रही लंबे समय तक, बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि हुई, अभी भी जारी है। बहुत सारे समाज जो मतलब वैचारिक रूप से अच्छे हैं, सुविचारित हैं कह लीजिए, वो लोग सुविचार वाले हैं, वो समाज सोच समझ करके अपने जो संतति है उसके ऊपर नियंत्रण लगाया, संतान उत्पादन पर नियंत्रण लगाया, स्वतः नियंत्रण लगाया कि नहीं होना चाहिए, इतना वृद्धि नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होंगे हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगातार घटता चला आ रहा है और ये लगभग 16% के आसपास आ गया, तो ये तेज़ी से घटा। लेकिन आप जानते हैं धर्म विशेष यानी मुस्लिम, इस्लाम को मानने वाले, इन्होंने धर्म का आड़ लेकर के बढ़ोतरी जारी रखा। समान नागरिक संहिता नहीं लागू किया गया, इनको कम से कम 4 शादियाँ और मुझे लगता है 2-3 और करने की भी अनुमति है विशेष परिस्थितियों में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बच्चे पैदा करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो जो ये डिफरेंस पैदा हो रहा है, इस डिफरेंस को भी रोकना जरूरी है। ऐसे कानूनी व्यवस्थाएं प्रावधान होना चाहिए। अभी जो ये बिल है ये ड्राफ्ट है, हमें सुझाव देना चाहिए अपनी सरकार को कि आप जो बिल बनाइए उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं हों जिससे जो इनके जो राजनीतिक आका हैं, ये ओवैसी जैसे और जो तमाम ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक, जैसे यूपी में आप देखते हैं अखिलेश, ठीक है, ऐसे लोग जो हैं जो वोट बैंक की राजनीति के लिए इनका पृष्ठपोषण करते हैं, उनको ऐसा करने का आगे मौका ना मिले। इस नाते इस जो बिल आगे जो प्रपोज्ड है उसमें व्यवस्था होना चाहिए कि वोटिंग का राइट छीना जाए। जब तक ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार नहीं छीनेंगे तब तक इनके नेता, अगर वोटिंग राइट इनके पास बचा रहा, जो 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करते हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा बहुत बड़ा खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा। ये अगर केवल हम प्रावधान रखेंगे कि सब्सिडी नहीं देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, तो ये कुछ नहीं मानने वाले। ये प्रोडक्शन जारी रखेंगे, बल्कि और बढ़ा भी देंगे। तो सरकार को ये चाहिए कि ऐसे विनिधान करें, ऐसे कानूनी व्यवस्थाएं करें जिसमें इफ़ेक्टिवली रोका जा सके इनको, जो सोच समझ करके इस
एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ाना है और भारत का गजवा हिंद करना है, जिनका ख्वाब है, जिनके बिना, मैं पिछली वीडियो में मैंने ये बात रखी थी कि इसके बिना इनको क़यामत नहीं मिलेगी जब तक आप हैं। तो मैं डराने भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ, आईना दिखाने का काम है सिर्फ मेरा, सत्य को उजागर करने की मेरी जिम्मेदारी है। एक धर्म योद्धा की तरीके से मैं आपके बीच खड़ा होना चाहता हूँ, जहाँ पर आप अपने राष्ट्र, अपने संस्कृति, अपनी जो गौरवमयी परंपरा है उसको आप सुरक्षित अक्षुण्य रख सकें। तो आप, जब मैं पूरा ड्राफ्ट आ जाएगा बिल का फाइनल, तब मैं इस पर और डिटेल चर्चा करूंगा। लेकिन मेरी यही मांग है कि केवल सब्सिडी बंद कर देने से, केवल सरकारी नौकरियां ना देने से ये कुछ रुकने वाला नहीं है। इफ़ेक्टिव तब होगा जब हर तरीके के जो वोटिंग राइट, चाहे वो पंचायत हो चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, सब पर रोक लगना चाहिए। सरकारी नौकरी पर रोक लगना चाहिए, सब्सिडीज पर रोक लगना चाहिए। तो जब हम पेनल एक्शन ऐसे लेंगे कि जिससे राजनीतिक पार्टियों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, तब जाकर के ये सुधरेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगा कि जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनको राष्ट्र की चिंता है, जिनको अपने सनातन परंपरा की चिंता है, जिनको अपने महान संस्कृति का थोड़ा भी भान है, अभिमान है, वे लोग समवेत हों। बहुत वक्त निकल चुका है, बहुत नुकसान हमने उठा लिया है 1000 साल की गुलामी में, और हम चुपचाप बैठकर देखते रहे। स्वतंत्र भारत की सरकार की हमारी सरकार है, हमें बहुत कुछ देने वाली है, लेकिन आपने देखा कि तुष्टीकरण की नीति सिर्फ चली है। आप मुखरित होइए, जागृत होइए, संघर्ष के लिए तैयार रहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।